आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, हुल जोहार। चलिए जूठन आत्मकथा आगे पढ़ते हैं। त्यागी इंटर कॉलेज की इमारत गांव से बाहर थी। मुजफ्फरनगर जाने वाली पक्की सड़क पर एक टीला था जिसे समतल करके कॉलेज की इमारत खड़ी की गई थी। अब इस कॉलेज का नाम बरला इंटर कॉलेज गांव है। पहले जिक्र हो चुका है कि इस कॉलेज का नाम पहले त्यागी इंटर कॉलेज बरला था, जिसे बाद में बदल के बरला इंटर कॉलेज बरला कर दिया था। चारों ओर लहलहाते हरे भरे खेत हैं। उत्तर में बरला गांव है तो दक्षिण में छपार, पूर्व में ताजपुर और पश्चिम में नगला गांव स्थित है। कॉलेज की भव्य इमारत आकर्षित करती है, जिसके दोनों किनारे गोलाई लिए हुए हैं। पृष्ठभाग अंग्रेजी के ई आकार का दिखाई पड़ता है। प्रारंभ में यह एक मंजिली इमारत थी, बाद में ऊपरी मंजिल का निर्माण हुआ था। खुली स्वच्छ हवा और वातावरण, विशेष रूप से सर्दी के दिनों में सभी कक्षाएं धूप में लगती थीं। अच्छा बड़ा खेलने का मैदान था। इमारत के सामने भी खुला हरा भरा प्रांगण था। प्रतिदिन कॉलेज शुरू होने से पहले इसी प्रांगण में सामूहिक प्रार्थना के लिए सब एकत्र होते थे। 15 अगस्त और 26 जनवरी को इसी प्रांगण में झंडा फहराया जाता था। इसी झंडे के सामने प्रत्येक कक्षा के छात्र पंक्तिबद्ध खड़े होते थे सामूहिक प्रार्थना के लिए। फूल सिंह त्यागी पीटी मास्टर थे। स्वभाव से गुस्सैल, जबान भद्दी, हर वक्त नाक चढ़ी रहती थी। बात बात में गाली देना एक खास आदत थी। लकड़ी की तीली से दांत कुरेदते रहते थे। पीटी के अलावा कभी कभी हिंदी भी पढ़ा लेते थे। पढ़ाते क्या थे, पाठ रटाते थे। एनसीसी के इंचार्ज भी वही थे। सभी छात्र भयभीत रहते थे। उनका डर साए की तरह पीछा करता था। कक्षा में घुसते ही वे प्रत्येक छात्र को आतंकित कर देते थे। कक्षा में कोई जरा भी हिला, घंटों के हिसाब से मुर्गा बनना पड़ता था। थप्पड़ लात घुसे आम बात थी। उनके करीब खड़े होने में भी डर लगता था। कब हाथ पांव चलने लगे कोई भरोसा नहीं था। उनके सामने हर किसी की घिघी बंध जाती थी। एक रोज प्रार्थना के समय वह कुछ ज्यादा ही क्रुद्ध थे। हमारी कक्षा का मॉनिटर राम सिंह था, जो सबसे आगे था। उसके पीछे मैं था और मेरे पीछे सुरजन सिंह। सुरजन सिंह मेरे मामा का लड़का था। इनके मामा का लड़का, जिसका पहले भी जिक्र हुआ है कि इनकी सुरजन सिंह की जब सोहबत खराब हो गई थी तो इनके मामा देहरादून से इन्हें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के घर ले आए थे और कहा था कि अब आगे की पढ़ाई लिखाई यहीं से शुरू करें। उस रोज प्रार्थना के समय वे कुछ ज्यादा ही क्रुद्ध थे। हमारी कक्षा का मॉनिटर राम सिंह था, जो सबसे आगे था। उसके पीछे मैं था और मेरे पीछे सुरजन सिंह। सुरजन सिंह मेरे मामा का लड़का था। उम्र में मुंबई मुझसे कई वर्ष बड़ा था, लेकिन 9वीं कक्षा में हम दोनों एक साथ थे। हमारी पंक्ति के दाहिने 10वीं कक्षा के छात्र खड़े थे, जो काफी शरारती थे। राम सिंह ने उन्हें टोका। फूल सिंह त्यागी सामने अध्यापकों के साथ खड़े थे। उन्हें लगा राम सिंह कुछ शरारत कर रहा है। वे राम सिंह पर चिल्लाए, अबे काले दरोगा! वो राम सिंह को इसी नाम से पुकारते थे। सीधा खड़ा रहे वरना पीट पीट के टेढ़ा कर दूंगा। उसके काला दरोगा संबोधन पर हंसी का सामूहिक फव्वारा फूट पड़ा, जिसने मास्टर हरफूल सिंह को और ज्यादा चिढ़ा दिया। हंसे तो सभी थे, लेकिन मास्टर हरफूल सिंह मेरे पीछे खड़े सुरजन सिंह पर पिल पड़े। लात घूंसों की बौछार अप्रत्याशित थी। वे सुरजन सिंह को बेरहमी से पीट रहे थे। लगता नहीं था कि एक अध्यापक अपने छात्र को सजा दे रहा है। लगता था कोई जालिम गुंडा किसी निर्दोष को पीट रहा है। सुरजन सिंह जमीन पर गिर पड़े थे। वे लगातार घूंसे और लात चला रहे थे। उस समय का एक संवाद कांच पर खींच दी गई लकीर सा अभी तक मेरी स्मृति में गूंज रहा है। अब बेस साले चूड़े की औलाद, जब मर जाएगा बता देना। बहुत हीरो बने हैं, आज काटूंगा अर्थात निकालूंगा तेरी जुल्फों से तेड़। मास्टर फूल सिंह थक गए थे। सुरजन सिंह को पीटते पीटते सुरजन सिंह जमीन पर गिर पड़ा था। उसके चेहरे पर घूमड़ उभर आए थे। शरीर नीले निशानों से भर गया था। सभी विद्यार्थी सुन्न खड़े थे। अध्यापक खामोशी से तमाशा देख रहे थे। प्रिंसिपल यशवीर सिंह त्यागी निरपेक्ष भाव से चुपचाप खड़े थे।
कहीं कोई विरोध या प्रतिकार की भावना नहीं थी। तो देखा आप लोगों ने किस तरह हमारे लोगों को हर जगह टारगेट किया जाता है। यदि सुरजन सिंह स्कूल के मॉनिटर के पीछे खड़े हैं, आगे इसका जिक्र है कि क्यों इतना मतलब गुस्सा उनके ऊपर निकाला गया, लेकिन टारगेट किस तरीके से किया जाता है। सब हंसेंगे लेकिन टारगेट आप होंगे। तो ये वर्णवादी व्यवस्था का क्रूर रूप जो बार बार जिसका जिक्र इस आत्मकथा में ओम प्रकाश जी करते हैं। मेरा रोम रोम भय से कांप रहा था। मेरे मन में दहशत भर गई थी। लग रहा था जैसे शरीर का तमाम रक्त किसी ने सोख लिया है। इस घटना के बाद अक्सर डरावने सपने आने लगे थे। हर पल डर समाया रहता था। इन दिनों में मैं अंतर्मुखी होने लगा था। किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं होती थी। जरूर ये सारे प्रश्न ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मथते होंगे कि क्यों बार बार यही लोग टारगेट किए जाते हैं, क्यों हर बार इन्हें ही अपमानित होना पड़ता है। यदि हिंदू हैं तो फिर हिंदू इन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। त्यागी और वाल्मीकि में क्या अंतर है। ये सब जरूर इनके मन में रहते होंगे प्रश्न। सुरजन सिंह पर जो बीती सो बीती, पर मेरी स्मृति में यह अमानवीय हादसा आज भी ताज़ा है। वैसे ही दहशत मेरे चेतना पर छाने लगती है। सुरजन सिंह की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे पीटा गया। यदि हंसना अपराध था तो सभी हंसे थे, फिर सुरजन सिंह को ही सजा क्यों मिली। सुरजन सिंह पूरे स्कूल कॉलेज की आंखों में किरकिरी था। बचपन से ही वह देहरादून में रहा था। उसके रहन सहन का तरीका, कपड़े दूसरों से भिन्न थे, बल्कि बेहतर थे। वह सभी की नजरों में खटकता था। अध्यापक हो या सहपाठी, सभी उससे चिढ़ते थे। एक जोड़े के घर जन्म लेकर वह कैसे बेहतर हो सकता है उनसे। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से सुरजन सिंह से सभी लोग चिढ़ते थे। जैसे जैसे हम लोगों के कॉलर वाइट होते जाएंगे, जैसे जैसे कपड़े उजले होते जाएंगे, वैसे वैसे सवर्ण जाति के लोगों के पेट में मरोड़ भी उठती जाएगी। जो लोग फेयर कंपटीशन से डरते हैं ना, वही बराबरी का मौका देने से डरते भी हैं। ये बात फैक्ट है। और ये सारे उदाहरण पढ़कर यही सब चीज़ें लगती हैं। और ये बात ऐसी नहीं है कि खत्म हो गई है, आज भी यही सब चल रहा है। रोहित वेमुला को कौन भूल सकता है, जिनकी संस्थागत हत्या कर दी। इस घटना के बाद सुरजन सिंह का मन उखड़ गया था। उनका मन पढ़ाई से उचटने लगा था। हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा देते ही वह देहरादून लौट गया था। फूल सिंह से बदला लेने का विचार उसके भीतर मन में जन्म लेने लगा था, लेकिन इस विचार को सार्थक करने की स्थिति में वह नहीं था। समय की गति ने उसके घाव का दर्द कम कर दिया था। ऐसे ही आदर्द शिक्षकों से पाला पड़ा था उस समय। बचपन से किशोर अवस्था की ओर बढ़ते हुए जब व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा था, तब ऐसे दहशत भरे माहौल में जीना पड़ा। इस पीड़ा का एहसास उन्हें कैसे होगा जिन्होंने घृणा और द्वेष की बारीक सुइयों का दर्द अपनी त्वचा पर कभी महसूस नहीं किया। अपमान जिन्हें भोगना नहीं पड़ा, वे अपमान बोध को कैसे जान पाएंगे। रेतीले डूह की तरह सपनों के बिखर जाने की आवाज नहीं होती, भीतर तक हिला देने वाली सर्द लकीर खिंच जाती है जिस्म के आर पार। कभी कभी लगता है जैसे क्रूर और आदिम सभ्यता में सांस लेकर पले बड़े हैं। कई जगह इस चीज का जिक्र है। बृजपाल सिंह त्यागी बीएससी करते ही इंटर कॉलेज बरला में अध्यापक हो गए थे और हमें विज्ञान पढ़ाते थे। कॉलेज के सभी प्रबंधक त्यागी थे। तो देखा, इसी को कहते हैं संसाधनों पर पूरी तरह काबिज होना। एक ही कास्ट के, एक ही मानसिकता वाले लोग संसाधनों पर काबिज थे। बृजपाल सिंह त्यागी देवबंद के पास एक गांव के रहने वाले थे। बरला में उनकी कई रिश्तेदारियां थी। अध्यापक बनते ही उन्होंने हरे रंग की एक साइकिल खरीदी थी। उन दिनों साइकिल बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी। कॉलेज के प्राचार्य यशवीर सिंह त्यागी भी साइकिल से ही कॉलेज आते थे। आपने और हमने देखा होगा, हमारे जो पुराने लोग हैं वो साइकिल का ही इस्तेमाल किया करते थे। आजकल की तरह कार और स्कूटर जैसी चीज़ें
मेरे ख्याल से या तो बिल्कुल ही नहीं थी या बहुत कम लोगों के ही पास थी। जब साइकिल ही बहुत कम लोगों के पास थी तो स्कूटर और कार तो आप समझ ही सकते हैं कि कितने कम लोगों के पास होगी। किराए की साइकिल लेकर मैंने साइकिल चलाना सीखा था। कई बार गिरा, चोटें खाई, लेकिन साइकिल चलाने का जुनून सवार था। हमारी बस्ती के पास आम के बगीचे थे जो खेल के मैदान से लेकर शादी ब्याह तक के काम आते थे। बारात आकर इन बागीचों में ठहरती थी। मेरी पढ़ाई की शुरुआत का स्कूल जिसे सेवक राम मसीह ने प्रारंभ किया था, सेवक राम मसीह जिसका सबसे पहले घटनाओं में जिक्र है, वे ईसाई थे और बस्ती के बच्चों को आकर पढ़ाया करते थे। फिर इनके पिताजी से कुछ अनबन हो जाने के कारण इनके पिताजी ने इनको स्कूल में दाखिला दिलवाया। मेरी पढ़ाई की शुरुआत का स्कूल जिसे सेवक राम मसीह ने प्रारंभ किया था, इसी बगीचे में लगता था। इसी बगीचे में मैंने साइकिल चलाना सीखा था। इन बगीचों को काटकर अब आवासीय मकान बन गए हैं, लेकिन मेरी स्मृति में अभी भी बगीचों की ढेरों यादें छिपी हैं। बस्ती में बालक राम और भिक्खू राम दो भाई थे। बड़ा बालक राम इंटर कॉलेज में झाड़ू लगाने का काम करता था। छोटा भिक्खू राम उनकी मदद करता था। प्राचार्य ने उसे कक्षा में बैठने की अनुमति दे दी थी। इससे पहले उसकी लिखाई पढ़ाई औपचारिक रूप से नहीं हुई थी। अपनी कक्षा के बच्चों से वह 8-9 वर्ष बड़ा था। मेहनत और लगन से वह पढ़ने लगा था। कॉलेज के अध्यापकों के कई निजी कार्य भी वह कर देता था। एक दिन उसने कहा कि ब्रिजपाल मास्टर के गांव जाना है, उनके घर से गेहूं का कट्टा लाना है, साइकिल से जाएंगे। वह चाहता था कि मैं भी उसके साथ चलूं। मैंने पूछा, साइकिल कहाँ से लोगे? उसने कहा, मास्टर ब्रिजपाल की साइकिल से चलेंगे। ब्रिजपाल सिंह त्यागी की हरी साइकिल का नाम सुनते ही मैं रोमांचित हो गया था। मैंने पिताजी से इजाज़त मांगी तो उन्होंने हाँ कर दी थी। अगले रोज हम लोग सुबह ही निकल पड़े थे। बरला से देवबंद का कच्चा रास्ता था जिस पर साइकिल चलाना कठिन हो रहा था। कहीं कहीं तो रेत इतनी ज्यादा थी कि पैदल भी साइकिल खींचना भारी पड़ रहा था। गोपाली के बाद नाला पार करते ही काली नदी का पाठ शुरू हो गया था। नदी पार करने में भिक्खू राम ने साइकिल कंधे पर उठा ली थी। देवबंद से लगभग 2 मील पक्की सड़क थी, फिर गांव का कच्चा रास्ता था। इसी पक्की सड़क पर आते ही भिक्खू राम ने चलाने के लिए साइकिल मुझे दे दी थी। वह खुद कैरियर पर बैठ गया था। भिक्खू राम का वजन काफी था, फिर भी साइकिल चलाने के जोश में उसके वजन को मैं भूल गया था। धूप चढ़ने से पहले ही हम लोग ब्रिजपाल सिंह के गांव पहुंच गए थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो सभी लोग खेतों पर जा चुके थे। घर में सिर्फ औरतें और बच्चे थे। काफी इंतजार के बाद मास्टर ब्रिजपाल सिंह के भाई आए। भिक्खू राम को वे अपने साथ अंदर ले गए, शायद अनाज की कोठरी में। मैं बाहर चबूतरे पर ही बैठा था। साइकिल चबूतरे के नीचे गली में खड़ी कर दी थी। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आए। चबूतरे पर पड़ी चारपाई पर लेटकर कंधे की चादर सिर के नीचे रख ली थी। वे काफी दुबले पतले थे। चेहरे की हड्डियां उभर आई थी। उन्होंने किसी को आवाज दी। ब्रिजपाल सिंह का भाई बाहर आया, हुक्के पर रखी ठंडी चिलम उतार कर ले जाने लगा तो बुजुर्ग ने पूछा, यो कौन बैठा है? उसका इशारा मेरी ओर था। बरला से आया है, ब्रिजपाल ने भेजो, गेहूं लेने आए हैं। एक भीतर है, कट्टे में गेहूं भर रिया है, भाई ने जवाब दिया। बुजुर्ग ने मेरी ओर देखा। बेटे, वहां क्यों बैठा है? इंधे यानी कि यहाँ आके चारपाई पे बैठ जा। बाबा जी, मैं यही ठीक हूँ, मैंने उत्तर दिया। ना बेटे, यहाँ के बैठ। उसकी जिद पर मैं उठकर चारपाई पर बैठ गया था। पढ़े है? बुजुर्ग ने पूछा। जी, 10वीं में हूँ। महाराज ब्रिजपाल पढ़ावे है? जी। बूढ़ा चुप हो गया था। थोड़ी खामोशी के बाद बोला, म्हारे ब्रिजपाल को तो कलेक्टर ही मिल रही थी, वो नहीं माना, अड़ गया। मुझे तो मास्टर ही बनना है। देश में अच्छे मास्टरों की बहुत कमी है। हमने भी कह दिया, जो जी में आए कर ले, यहाँ तो फिक्र मत कर। बाप दादा की जमीन जायदाद बहुत है, खेती बाड़ी है। देश में अच्छे मास्टरों की कमी है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जगह जगह ऐसे आदर्श और अच्छे मास्टरों का जो लेख करते हैं, उससे अंदाजा लगा लीजिए कितने अच्छे मास्टर होंगे। मैं उनका एकालाप सुन रहा था।
वे बोले जा रहे थे अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, जैसे यही दुनिया है, इससे बाहर कुछ नहीं। बृजपाल सिंह के भाई ने बाहर आकर कहा, चलो रोटी खा लो। मैंने इनकार कर दिया तो बोले, घर से बिना खाना खाए जाओगे तो बरले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। उसके बहुत जोर देने पर मैं आधे मन से उठा। एक अजीब सी मनस्थिति थी। बैठक का दालान पार करते ही खुला आंगन था, जिसके चारों ओर पक्की ईंटों के मकान थे। मकानों के आगे बरामदा था। एक बरामदे में गोबर से लिपे कच्चे फर्श पर पीतल की कलईदार 2 थालियां रखी थी। थालियों के नीचे एक किनारे पर एक एक बड़ा सा कंकड़ रखा था। थाली में गुड़ अचार था। बृजपाल सिंह के भाई ने भिक्खू और मुझे बैठने के लिए कहा। मैं डरते डरते बैठ गया था। संकोच और भय दोनों एक साथ मेरे पर छाए हुए थे। थाली के नीचे कंकड़ का रहस्य खोला पतली दाल ने, जो थाली में परोसी जा चुकी थी। पतली दाल पूरी थाली में न फैल जाए, इसीलिए नीचे कंकड़ लगाया गया था। गर्म गर्म फुलकों की महक नाक से फेफड़ों तक उतर गई थी। इस तरह बैठकर खाना खाने का ये पहला मौका था, वह भी किसी तगा के घर। वे बहुत प्यार से खिला रहे थे, फिर भी मेरा मन आशंकित था। भिक्खू राम ने डटकर फुलके खाए थे। मैं ठीक से खा नहीं पा रहा था। जैसे तैसे खाना खाकर हम लोग बाहर आ गए थे। भिक्खू राम बुजुर्ग के एकदम पास वाली चारपाई पर बैठ गया था। मैं थोड़ा फासले से खड़ा था। इससे पता चलता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आशंका कोई बेबुनियाद नहीं थी। वे हमेशा एक फासला बनाकर चलने में यकीन करते थे, क्योंकि उनके मन में ये हमेशा रहता था कि यदि सच्चाई पता चलते ही ये लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं, तो उससे बेहतर है कि पहले ही फासला बना के चला जाए। मैं थोड़ा फासले पर खड़ा था। इस बीच एक और व्यक्ति वहां आ गया था। बुजुर्ग ने हुक्के की नली उसकी ओर बढ़ा दी। हुक्के की नली से धुआं खींचते हुए उस व्यक्ति ने हम दोनों के विषय में बुजुर्ग से पूछताछ शुरू कर दी। बरला से आए हैं। सुनते ही उसने सवाल लगा, कौन जात है? उसके सवाल के उत्तर में मैंने कहा, चूहड़ा जात। उन दोनों के मुंह एकदम एक साथ निकला, चूड़ा? बुजुर्ग ने चारपाई के नीचे पड़ी लाठी उठाकर तड़ से मार दी भिक्खू राम की पीठ पर। हाथ तगड़ा था। भिक्खू राम बिलबिला गया था। बुजुर्ग के मुंह से अश्लील गालियों की बौछार होने लगी थी। आंखें भयानक लग रही थी। दुबले पतले शरीर में शैतान उतर आया था। उनके बर्तनों में आदर के साथ बैठकर खाना खाने, चारपाई पर बैठने का दुस्साहस किया था, जो उनकी नजर में अपराध था। मैं सहमा हुआ चबूतरे के नीचे खड़ा था। बुजुर्ग चिल्ला रहा था, जिसे सुनकर भीड़ जमा हो गई थी। कई लोगों की राय थी, रस्सी से बांधकर दोनों को पेड़ पर लटका दो। बृजपाल सिंह के भाई ने बुजुर्ग को शांत करने की कोशिश की। बुजुर्ग उसे भी गालियां बक रहा था। अतिथि संस्कार का खोखलापन खुल गया था। अतिथि की जाति ही उसे आदर दिलाती है। वैसे भी आदर पाने का हमें अधिकार ही कहा था। मेरी आशंकाएं सच हो गई थी। किसी तरह हम लोग उनके चुंगल से बच गए थे। आदर्श व्यवस्था, हर जगह इसका जिक्र है। पूरी कहानी यानी कि उनकी आत्मकथा इन्हीं सब चीज़ों से, इन्हीं सब उदाहरणों से भरी पड़ी है कि हमें किसी तरह का कोई आदर सत्कार पाने का अधिकार ही नहीं है। यदि गलती से, भूल चूक से अधिक आदर दे भी दिया जाए तो उसको किस तरह पिटाई करके उतार भी लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं का कट्टा हमें मिल गया था, जिसे लेकर हम लोग गांव से निकल पड़े थे। दोनों चुपचाप थे। कच्चे रास्ते पर साइकिल को खींचना पड़ रहा था। सड़क पर आते ही हम लोग साइकिल पर सवार हो गए थे। भिक्खू राम मुझसे सख्त नाराज था, बल्कि गुस्सा भी जाहिर कर चुका था। उसे शिकायत थी कि इस पूरे बवेले का जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे क्या पड़ी थी सच बोलने की? झूठ बोलकर अच्छा खाना मिला, इज्जत मिली, और सच बोलकर लाठी खाई, बेइज्जती हुई। इज्जत, आदर, सत्कार, यही वो चीजें हैं ना जिसे पाने की जद्दोजहद लगी रहती है। झूठ बोलना पड़ता है, अपनी जात बिरादरी से कट के रहना पड़ता है। लेकिन तब क्या, जब आपकी असलियत उजागर हो जाए? आपको नहीं लगता कि तब ज्यादा अपमान सहना पड़ता है? अपनों से दूर, अपनी असलियत से दूर,
कितने दिन आप इस तरह रह पाएंगे? कभी ना कभी तो ये हकीकत खुली जाती है। इसीलिए अपनी जाति का आदर करें, तभी आदर पाएंगे। जाति के नाम पर जो खरोंच मिली, उन्हें भरने के लिए युग भी कम पड़ेंगे। साइकिल का एक एक पैडल मन भर का लग रहा था। कच्चे रास्ते के बजाय हम लोग देवबंद से सीधे रोहाना, रामपुर, तिराहा, छपार होकर बरला पहुंचने के लिए चल पड़े थे। रास्ता लंबा था, लेकिन पक्की सड़क थी। गेहूं और हम दोनों का वजन भी साइकिल को ढूंढना था। काली नदी के 52 दरे पुल पर हम लोग सुस्ताने के लिए रुके थे कुछ देर। अभी भिक्कू राम ही साइकिल चला रहा था। पुल से मुझे चलानी थी। भिक्कू आगे डंडे पर बैठ गया था। सांझ होने में ज्यादा देर नहीं थी। अंधेरे से पहले हम लोग बरला पहुंच जाना चाहते थे, लेकिन उस रोज गर्दिश ने अपना रंग दिखाया था। राह चलता एक आदमी हमारी साइकिल से टकरा गया। मैं संभाल नहीं पाया। साइकिल समेत हम गिर पड़े थे। हम दोनों तो बच गए, लेकिन साइकिल के अगले पहिए पर सामने से आती बैलगाड़ी का पहिया उतर गया। साइकिल का रिम और फ्रेम का अगला चिमटा मुड़कर दोहरे हो गए। दुर्घटना जिस तरह हुई, हम ताकते रह गए, विवश खड़े साइकिल को देखते रहे। आसपास कोई दुकान नहीं थी। एक रिक्शा चालक खाली रिक्शा लेकर आ रहा था। उसमें साइकिल रखी, गेहूं का कट्टा रखा और हम दोनों बैठ गए। मेरे पास एक भी पैसा नहीं था रिक्शे वाले को देने के लिए। भिक्कू के पास जो पैसे थे उसने दे दिए। रिक्शे वाले ने हमें मुजफ्फरनगर के बाजार में साइकिल मरम्मत की दुकान पर छोड़ दिया। साइकिल की मरम्मत की दुकान पर मिस्त्री ने रिम और चिमटा सीधा कर देने का आश्वासन तो दिया, लेकिन 2 लोग बैठकर नहीं जा पाओगे कहकर हमारी तकलीफें बढ़ा दी। दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मिस्त्री को कट्टे में से 5 किलो गेहूं देकर पीछा छुड़ाया था किसी तरह। दोनों की जेबें खाली थी। बताइए, जेबें खाली थी, क्या करते? जो था उनके पास अनाज, उसी से काम चलाया। एक तरह की रिश्वत समझ लीजिए। रात हो गई थी। पैदल गांव पहुंचना मुश्किल था। साइकिल और गेहूं लेकर बस अड्डे की ओर चल दिए। आखिरी बस खड़ी थी। भीड़ बहुत थी। यह सोचकर आए थे कोई पहचान का मिलेगा तो किराया मांग लेंगे, लेकिन कोई नहीं मिला। भिक्कू राम को याद आ गया, मास्टर वेदपाल त्यागी मास्टरी छोड़कर रोडवेज में क्लार्क हो गया था। वह मुझे वहीं छोड़कर उसे ढूंढने चला गया। संयोग से वह मिल भी गया था, लेकिन उस बस में जगह नहीं थी। दोनों में से सिर्फ एक को किसी तरह भेजा जा सकता था। भिक्कू राम ने साइकिल और गेहूं बस की छत पर चढ़ा दिए थे और स्वयं बस में चढ़ने लगा। मैंने पूछा, मैं कैसे आऊंगा? मैं तो जा रहा हूं, तुम कल सुबह की बस से आ जाना। मास्टर वेदपाल दफ्तर में बैठा है, वह सुबह तुम्हें बस में बैठा देगा। भिक्कू राम से जब तक मैं कुछ कहूं, कंडक्टर ने सीटी बजा दी। बस की घरघराहट में मेरी आवाज दब कर रह गई। बस अड्डे पर मैं अकेला खड़ा रह गया। आखिरी बस के छूटते ही बस अड्डा सुनसान हो गया। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।